हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बुक नंबर 4 यानी कि ब्लॉक 4 के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये आंसर होगा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक वस्तु जो जीवधारियों के जीवन काल में उसे बाहर से प्रभावित करती है सामूहिक रूप से क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यावरण किन दो तत्वों से निर्मित है? तो सही आंसर होगा जैविक और अजैविक कारकों से निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्राणियों को किन 3 विस्तृत श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। क्वेश्चन नंबर 5, धरती की विभिन्न परतों को बाह्य से आंतरिक आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सबसे पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल, फिर कोर। जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये पृथ्वी का क्रॉस सेक्शन है जिसमें तीनों पार्ट को दिखाए गए हैं। तो जो पृथ्वी का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है जिस पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट। क्रस्ट के बाद जो होता है मेंटल आता है जिसको हम लोग आच्छादन भी हिंदी में कहते हैं। ये जो होता है चट्टानों से मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है कोर। कोर जो होता है 2 पार्ट में मिलकर बना होता है, एक आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर जो मेटल्स से मिलकर बना होता है, जो मेटल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। उसके बाद जो इनर कोर होता है उसके अंदर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। अब इसके बारे में इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण में सह उत्पाद यानी कि बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या उत्पन्न होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरा करते हुए खाली स्थान को भरें। तो बेसिकली नीचे में ये दिया गया है कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ती है और उससे क्या बनता है। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश प्लस खनिज लवण। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? सूर्य प्रकाश यानी कि सौर ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नंबर 8, श्वसन की क्रिया को पूरा करते हुए खाली स्थान को भरें। हम जो सांस लेते हैं उसमें हमें भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है जिसमें हम बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा को रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वे जीवित समुदाय जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वे जीवित समुदाय जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उन्हें उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों एवं जंतु शरीरों के अपघटन में सहायता करते हैं कहलाते हैं? इसका सही आंसर होगा अपघटक यानी कि डीकम्पोजर कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्राणी एक दूसरे का भोजन बनकर एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। प्राणियों के एक दूसरे को खाने के इस सिलसिले को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उसे आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आहार श्रृंखला में श्रृंखलाएं या पद होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें पोषण स्तर यानी कि ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरे पौधों या उत्पादक कौन से पोषण स्तर में आते हैं? जनरली ये प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आहार श्रृंखला में श्रृंखलाओं या फिर पदों की संख्या कहाँ तक सीमित होती है? इसका सही आंसर होगा 4 या 5 तक। इसका मेन रीज़न यही है कि जब भी पोषण जो होता है एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाता है तो हर बार उसमें ऊर्जा की कुछ कमी हो जाती है। तो ये ऊर्जा चौथे या 5वें स्टेप तक पहुँचते इतनी कम हो जाती है कि वो नेक्स्ट लेवल तक पहुँचने के लायक नहीं बचती है। इसलिए इसका जो लिमिट होता है मैक्सिमम 4 या 5 पद तक ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य का प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित आहार श्रृंखलाओं में खाली जगह को निम्नलिखित सूची में से भरिए। तो इसका सही आंसर जो होगा ए, पौधों को कौन खाता है? कीट। कीट को कौन खाता है? मछली। मछली को कौन खाता है? आदमी। उसी प्रकार ऑप्शन बी में घास को कौन खाता है? कीड़ा। कीड़े को कौन खाता है? गौरैया। गौरैया को कौन खाता है? चूहा। चूहा को कौन खाता है? उल्लू। उसी प्रकार सी में चूहा किसको खाता है?
चूहा गेहूं को खाता है। उसके बाद चूहा को कौन खाता है? सांप। सांप को कौन खाता है? बाज। उसी प्रकार ऑप्शन डी में खटमल। खटमल को कौन खाएगा? मकड़ी। मकड़ी को कौन खाता है? मेंढक। मेंढक को कौन खाता है? सांप। उसी प्रकार ई में घास को कौन खाता है? टिड्डा। टिड्डा को कौन खाता है? चूहा। चूहा को कौन खाता है? उकाब। इसी प्रकार के एक न एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी के नाइट्रेट्स को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो नाइट्रेट्स के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बादल गरजने के समय वायुमंडल की कुछ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बिजली की कड़क के तेज तापक्रम से किसमें बदल जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में ये बदल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, घोंघा ऑयस्टर की श्रेणी के कुछ जंतु पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं जिससे ये अपनी भीति यानी कि सेल का निर्माण करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं जो इन जंतुओं के सेल बनाने के लिए काम आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा पेड़ जमीन से बहुत अधिक पानी खींचकर उसे वातावरण में मुक्त कर देने के लिए बदनाम है, जिसके कारण बहुत से लोग इस पेड़ को पारिस्थितिकीय दैत्य भी कहते हैं क्योंकि ये जल स्तर को पूरा गिरा देता है? तो इसका सही आंसर होगा उसको नीलगिरी यानी कि यूकेलिप्टस कहते हैं, जिसको सफेदा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? इसी वृक्ष को यानी कि नीलगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है? तो इसका सही आंसर जो होगा ए, डी और ई। ए यानी पारिस्थितिक तंत्र एक स्वतंत्र इकाई है और केवल सूर्य की रोशनी ही ऊर्जा के रूप में बाहर से आती है। डी, जब कोई मांसाहारी किसी जीव को खाता है तो पारिस्थितिक तंत्र की ज़्यादा ऊर्जा नष्ट होती है। ई, खेती बाड़ी ज़्यादा समय के बाद प्रकृति के संतुलन को अव्यवस्थित कर देती है। यह जो तीनों है ए, डी और ई इसका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के सतह के कितने प्रतिशत भाग में महासागर फैले हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 70% भाग पर ये महासागर फैले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा महासागर मध्य में सबसे अधिक गहरा है और उसकी गहराई माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे बड़ी चोटी है उससे भी ज़्यादा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक तरफ होते हैं तो समुद्र में क्या आता है जिससे पानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उठता है? ये आंसर होगा ज्वार यानी कि हाई टाइड। इस कंडीशन में जो समुद्र का पानी होता है बहुत ऊंचाई तक उठता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 28, जब सूर्य और चंद्रमा विपरीत दिशा में रहते हैं यानी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं एकदम अपोजिट, तब उस समय क्या आता है जिससे समुद्र में पानी सबसे कम ऊंचाई पर रहता है? तब उसको हम लोग भाटा यानी कि लो टाइड बोलते हैं। इस समय जो समुद्र का पानी होता है नॉर्मल लेवल से डाउन चले जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, महासागर का पानी लवण युक्त यानी कि नमकीन होता है तो पानी के प्रति 1000 भाग में लगभग कितने भाग लवण होता है? तो इसका सही आंसर होगा लगभग 35 भाग में। कहने का मतलब है कि हर 1000 भाग में से 35 भाग जो नमक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि महासागर में 3000 मीटर की गहराई पर हैं तो पृथ्वी की सतह की तुलना में वहाँ का दाब कितना गुना ज़्यादा होगा? तो इसका सही आंसर होगा लगभग ये 300 गुना ज़्यादा होगा। अब ये कैसे हुआ ये जान लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है लगभग 1.01325 बार के बराबर होता है और उसी एक प्रेशर के बार में जो पानी होता है वो लगभग 10.33 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ता है अगर हम लोग उसको कॉलम में रखें, वाटर कॉलम में। हम लोग जानते हैं जैसा कि फार्मूला P/W/H। P क्या है? प्रेशर और W वेट डेंसिटी और H जो है हाइट ऑफ वाटर कि W बराबर क्या होता है? ρ/G बराबर ρ/G और H। अब देखिए हम जानते हैं कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है और ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। P बराबर हम जानते हैं ρ/G और H। तो रो की जगह 1000, G की जगह 9.81 और हाइट की जगह हम मानते हैं कि समुद्र की गहराई अभी 10.33 मीटर है। तब उस केस में अगर हम लोग वैल्यू को रखें तब हमारा प्रेशर निकलता है
1.013 बार, यानी कि ये प्रूफ होता है कि इस मीटर ऑफ हाइट पर प्रेशर जो होता है हमारा इतना होता है। तो सिमिलरली अगर हमारा गहराई 3000 मीटर हो जाता है समुद्र का, तब वैल्यू रखेंगे तो ये 300 बार आता है। इसके कंपेयर में लगभग 300 गुना अधिक है प्रेशर। तो इस प्रकार आप जितना भी समुद्र का गहराई निकले अब इस फॉर्मूले में रख के निकाल सकते हैं। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सबसे बड़ा और सबसे घना पारिस्थितिक तंत्र है? तो इसका सही आंसर होगा महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वह प्रक्रिया जिससे पोषक तत्वों से भरा पानी गहराई से सतह पर लाया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रवाह, यानी कि अपवेलिंग। ये जो क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, महासागरीय जल राशि जिसमें भरपूर पोषक पदार्थ होता है और जो प्लवकों की अनेक किस्मों को आश्रय देती है, वह जल सामान्यतः किस रंग का दिखाई देता है? इसका सही आंसर होगा वो हरा रंग का दिखाई देता है। प्लवक किसको बोलते हैं? प्लवक जो होते हैं सूक्ष्मदर्शी जीव होते हैं, जो छोटे छोटे जीव होते हैं उन्हें प्लवक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, वे पौधे जिनकी पत्तियां लंबी सुई जैसी यानी कि सूच्याकार होती है तथा इस पर मोम की परत होती है, ऐसे पौधे किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऐसे पौधे मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, शीत ऋतु में जब अधिकांश जल जम जाता है और पौधे को नहीं मिलता, तब ऐसी परिस्थिति में अधिकांश पौधे अपनी क्रियाएं कम कर देते हैं। वे अपनी पत्तियां गिराकर ऐसा करते हैं ताकि उनकी जड़ों, तनों और शाखाओं की कोशिकाओं की नमी बरकरार रहे। जिन पौधों ने इस तरह के जीवन रक्षक साधन विकसित कर लिए उन्हें क्या कहते हैं? उस प्रकार के पौधों को पर्णपाती यानी कि पतझड़ वृक्ष भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, उस युक्ति को क्या कहते हैं जिसमें कोई जीव अपने परिवेश से मेल खाता हुआ रंग और आकार अपना लेते हैं जिससे वे आसानी से पहचाने नहीं जा सकते? इसका सही आंसर होगा छद्म आवरण, जिसको इंग्लिश में कैमोफ्लेज भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एक क्षेत्र में वनस्पति की कटाई और सफाई, गिरे हुए पौधों को जलाना और 2 या 3 साल के लिए फसलों की खेती, उसके बाद कहीं और इस प्रक्रिया को दोहराना, तो इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रकार की खेती को झूम की खेती यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किन क्षेत्रों को छोड़कर वन समूचे विश्व में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा ध्रुवीय क्षेत्रों को, यानी कि पोलार एरिया, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वहाँ पे पौधे ना के बराबर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ये जो था वृक्षों को कटने से बचाने के लिए संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा कोलकाता। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 41 से चालू करेंगे। और आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।